हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा एक तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन की बात करेंगे और एक बोर मॉडल की बात करते हैं। तो देखो, हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी, है ना। तुमने देखा था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, कुछ एक रिपेल हो रहे हैं, कुछ एक वापस से मुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उसने बता दिया था कि भी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और वो बिल्कुल छोटी सी जगह में, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतना बोला था। अब बात यह आती है कि हमने इसी क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड से कि अगर मान लो एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, मान ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें तो अट्रैक्शन होता है ना। अगर अट्रैक्शन होता है तो सीधी सी बात है, यहां पर ये प्रेजेंट होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। अब इसने कई बार तो ये बोला कि भाई इनमें एनर्जी है तो एनर्जी के कारण घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने एक रूल बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन आता है, यहां पर देखो, अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर घूम रहा होता है तो यहां पर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसके अंदर एक्सेलरेशन आता ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया तो सीधी सी बात है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब अगर मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूं कि ये भाई एक चीज सब्सटेंस है, चेयर है, उसके चारों तरफ घूमना है, तुम क्या करोगे, 200 400 500 1000 चक्कर काटोगे, उसके बाद क्या हो जाओगे, थकोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सीधी सी बात हो, किसमें चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ये बात तो थॉमसन ने बोल रही थी। तो इन्होंने कंपैरिजन भी करवाया कि भाई ये जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, शायद उस तरीके से रिवॉल्व कर रहा हो। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरी बात उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आ रही ना बात समझ में। तो हम इस तरीके से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि भाई रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। तो इसके बाद कौन आता है, बोर आता है। बोर ने क्या बताया कि भाई पहली पॉइंट तो यही है कि जो एटम होता है उसकी स्फेरिकल शेप होती है एक तो, दूसरा उसके अंदर एक हैवी बॉडी प्रेजेंट होती है, उसके सेंटर में क्या होती है भाई, एक हैवी बॉडी होती है जिसका नाम क्या है भाई, न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो किसी ने बोला इतना तो हमने पढ़ ही रखा है, इसने क्या नई चीज बताई, ये जो आगे वाली लाइन लिख रहा हूं ना वो नई चीज बताई। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना वो करते हैं इन ए फिक्स पाथ, डिस्क्रीट पाथ भी लिख रखा है इसका नाम, जिसका नाम है विच इज कॉल्ड सेल। उस फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसने ये लाइन जोड़ दी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं भाई, एक फिक्स पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और जब तक वो फिक्स पाथ में रहेंगे तब तक उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट रिमेन्स ए कांस्टेंट। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड सेल होगी, ये थर्ड सेल होगी, तो जब तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है ना तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दूसरी सेल में घूम रहा है तो दूसरी में घूमता रहेगा, फर्स्ट में घूम रहा है तो फर्स्ट में घूमता रहेगा। उसकी एनर्जी चेंज कब होगी, जब वो अपनी सेल चेंज करता है। मान लो तुमने, एक एग्जांपल दे देता हूं, हमने जीटी रोड के ऊपर देखा होगा कि भाई ये रोड बना रखे हैं,
4 लाइन बना रखे हैं, 6 लाइन बना रखे हैं, उसके ऊपर लिखा नहीं रखा होता कि एक रोड के ऊपर भाई यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर इस रोड के ऊपर तुम्हें चलना है तो तुम्हारी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 60। यहाँ पर अगर इस रोड के ऊपर जाना है तो तुमने अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 100 करनी पड़ेगी ना। यही वाली बात बोल रहे हैं। अब मान लो तुम्हें 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे नजदीक से हाई स्पीड से निकल जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, तुम्हें गुस्सा आता है ना। तो तुम क्या करोगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे। अगर अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हें किस रोड के ऊपर जाना पड़ेगा, इस रोड के ऊपर जाना पड़ेगा ना। कहने का मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो क्या करता है, लोअर सेल से हायर सेल में जंप करेगा। तो सेकंड सेल से कहां पर जाएगा भाई, थर्ड सेल में जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी की कैपेसिटी नहीं है इतनी भगाने की, तो क्या हो जाएगा, वो यहां पर तुम अनस्टेबल हो जाओगे, तो वापिस से क्या होगे, अपने स्पीड में आओगे ना। तो तुम्हें अगर अपनी स्पीड करोगे तो वापिस से इस 100 वाले से वापिस से किस में आना पड़ेगा, अपने वाले रोड के ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या करेगा, ये वापिस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी हमने इसको दी थी ना, वो वापिस से क्या करेगा, लॉस करेगा। कितनी लॉस करेगा, मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो जो डेल्टा E होगी वो क्या होगी, E2 माइनस में E1 होगी। आगे बात सुनिए। तो इसने ये चीजें बोल दी थी। यहां पर इसमें थोड़ा सा और चीजें के बारे में अगर डिस्कशन करें तो बाकी ये सारी चीजें इसने कांस्टेंट कर दी कि भाई फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, न्यूक्लियस से और इस फर्स्ट सेल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सबको पता है कि भाई हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बारे में तो ज्यादा डिस्कस कर ही नहीं पाए, एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाए। तो ये हाइड्रोजन के बारे में ज्यादातर बता पा रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर जो फर्स्ट सेल की जो रेडियस आती है वो किसके इक्वल आती है हमारे पास भाई, A0n² के। जहां पर जो A0 की वैल्यू है वो है 52.9 पिकोमीटर। अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो n क्या मतलब है, सेल। अगर यहां पर सेकंड सेल की बात करें तो यहां पर क्या पुट करेंगे, हमें 2 पुट कर देंगे। आगे बात सुनिए। इसी तरीके से उसने क्या कर दिया भाई, हमारे पास है रेडियस जो सॉरी एनर्जी है वो कांस्टेंट कर दी। अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में उसकी एनर्जी कितनी होगी, -1312 अपॉन n²। और यहां पर मल्टीप्लाई में अगर आप अदर एलिमेंट के लिए, जैसे कि वो भी हाइड्रोजन जैसे, भाई हाइड्रोजन जैसे कौन से हैं, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये भी हो कैसे सकते हैं, जब वो अपने वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना, यहां पर Z² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता। नीचे वो फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करता है तो यहां पर n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। तो फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, -1312 जूल। आगे बात समझ रहा। अब कई बार दिमाग में आता है कि ये जो एनर्जी है वो माइनस में क्यों ली, why we take the energy of an electron is a negative। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखोगे तुम्हें, सपोज करते हैं हमें इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ही नहीं है, वो इंफिनिटी पे है, कोई काम नहीं कर रहा भाई, सीधी सी बात है। एनर्जी तो तभी होती है ना जब वो कुछ काम करे, घूमे फिरे। अब बहुत ज्यादा दूर पे है और उसके अंदर एनर्जी हमने कितनी मान ली भाई, 0, कोई काम नहीं कर रहा वो। अब वो जैसे ही न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो सीधी सी बात है, हम अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो अट्रैक्शन होने से क्या होता है, हमारी एनर्जी कम होती है। अब सपोज करो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा दुश्मन आ जाता है, या फिर एक ऐसा आदमी आ जाता है, ऐसा जानवर आ जाता है जिससे तुम बहुत ज्यादा डरते हो,
अब शेर ही आ गया या सांप आ गया तो ये तो नहीं है ना कि आराम से बैठ जाओगे, ओ ये यहाँ आया बस, नहीं ना, तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब जिससे तुम रिपेल होते हो, रिपल्सन से तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर कोई दोस्त आता है काफी सालों के बाद जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, ये तो नहीं ना कि उसको देखते ही भाग लोगे, आराम से बैठोगे कि आज बैठते हैं। तो जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो अट्रैक्शन से हमारी एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अरे जीरो से और क्या कम होगी, नेगेटिव में जाएगी। इसीलिए हम क्या लेते हैं, जो एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो किस में लेते हैं भाई, नेगेटिव में लेते हैं। आगे बात समझे। तो बोर के मेन पॉइंट क्या थे, बाकी की तो चीजें इन्होंने कांस्टेंट कर दी। भाई मेन पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन एक फिक्स पाथ में, जिसका नाम क्या होता है, सेल। और जब तक अपने फिक्स पाथ में रिवॉल्व करेगा तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसकी एनर्जी तभी चेंज होती है जब वो क्या करे, अपने पाथ को चेंज करे। आगे इतनी समझ में बात। अब बात आ जाती है कि जी यहां पर रिवॉल्व करने के कारण इसकी एनर्जी चेंज क्यों नहीं हुई, तो हम बताएंगे कि इसके अंदर कोई फोर्सिंग मतलब ऐसा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ही नहीं लग रहा जो इसको क्या करता हो, रोकता हो। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो खुद ही कांस्टेंट है, और जब तक वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे आया, वो आगे जब हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट करेंगे ना, उससे समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे।